हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय को और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बस आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। उक्त कथन किसका है? उच्चारण में तनिक सा दोष आ जाने पर अर्थ अनर्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हमारा पाणिनि जी का कथन है। आपका विकल्प द करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत लेखन का दोष है। तो दोस्तों संस्कृत लेखन का दोष यहाँ पे आप अगर विकल्प पढ़ेंगे तो आपके तीनों ही विकल्प सही है, यानी आपका लास्ट वाला विकल्प यहाँ पे करेक्ट होगा इसके अनुसार। ये देखिए दोस्तों, आपके पहले विकल्प में कहा जा रहा है लेखन हेतु अधूरी जानकारी, दूसरे विकल्प में आपसे कहा जा रहा है लेखन में जल्दबाजी और तीसरे विकल्प में आपसे कहा जा रहा है अनुस्वार तथा अनुनासिक का पर्याप्त ज्ञान न होना। ये संस्कृत लेखन के दोष तीनों ही हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। व्यंजनों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों व्यंजन के आपके 3 भेद होते हैं, तीनों ही आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे इस समय। यही आपके व्यंजन के 3 भेद हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारे अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है अंत्यस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन आपका यहाँ पे रा होता है। ठीक है दोस्तों, या र ल व ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 5 को। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों ये आपकी 5 होती है। ये पांचों ही ह्रस्व स्वर इस समय आपकी स्क्रीन के नीचे की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न 6 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ऊष्म व्यंजन है। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन भी आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे इस समय, और आपका यहाँ पे बा विकल्प करेक्ट है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न 7 को। संस्कृत में स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों आपके स्वर 13 होते हैं और व्यंजन आपके 33 होते हैं। इस प्रकार हमारे कुल वर्ण हुए जो 46 हुए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है स्वर के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद हैं ये आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है दोस्तों, अब बात करें अगले प्रश्न की। दीर्घ स्वरों की कितनी संख्या होती है? तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करें तो ये आपकी 4 होती है। ये चारों ही इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न 10 को। संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आपका ये विकल्प दा में जो त्रा लिखा है ये आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न 11 को देखते हैं। हलंत को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ आपका ये वाला हलंत का चिन्ह होता है। ठीक है, जो इस प्रकार लगाया जाता है वर्णों के नीचे। अगले प्रश्न को देखते हैं। मौन पाठन के दोष हैं। भयभीत होकर पढ़ना, आशंकित होकर पढ़ना, ध्वनि को नाक द्वारा निकालना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा उपरोक्त सभी सही है, क्योंकि ये आपके जो 3 विकल्प में दिए गए थे ये सभी मौन पाठन के दोष दिए गए थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों बात करें संस्कृत वर्णमाला को तो यहाँ आपके 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग आपके होते हैं स्वर, व्यंजन और उसके बाद आपका आता है अयोगवाह, जिसमें आपका होता है अनुनासिक और अनुस्वार। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें मेन 4 भाग की तो आपके स्वर, व्यंजन और अनुनासिक और यहाँ पे आपका आएगा अनुस्वार। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 14 को। मौखिक पठन के तत्व हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मौखिक पठन के तत्व की अगर हम बात करें तो ये आपके सभी हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पे विकल्प सही है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण, स्पष्ट स्वर और मधुर ध्वनि, ये आपका यहाँ पे उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है किसी भाषा को सीखने का महत्वपूर्ण साधन है। तो अगर हम दोस्तों किसी भी भाषा को सीखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण साधन हमारा समाचार पत्र होता है। यहाँ पे आपकी शुद्ध भाषा लिखकर आती है। इसको पढ़ने से आप भाषा को अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखें। कबीर की प्रमुख रचना है। तो दोस्तों कबीर की जो प्रमुख रचना है वो आपकी साखी है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपकी जो रचनाएं हैं वो अलग अलग रचनाकारों की यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न 17 को। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि थे या प्रधान कवि थे। तो ये आपके दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें ज्ञानेश्वरी शाखा के तो ये आपके कबीरदास जी थे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना ध्रुव स्वामिनी है। ठीक है दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी आपकी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। अगले प्रश्न 19 को देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य आपका पंचवटी है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचना है। तो दोस्तों महादेवी वर्मा की यहाँ पे जो प्रमुख रचना है वह आपकी यामा है। ठीक है, आपकी यामा रचना महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। अगले प्रश्न 21 को देखते हैं दोस्तों। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? दोस्तों इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। आपका बा विकल्प एकदम करेक्ट है।
अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी ने किस आत्मकथा की रचना की? तो इन्होंने दोस्तों क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इनकी आत्मकथा थी, इसी की रचना की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, गबन और गोदान किसकी प्रमुख रचना है? तो ये आपकी दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी की आपकी गबन और गोदान ये दोनों रचनाएं हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है पाठ्य वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ अगर हम पाठ्य वस्तु की बात करें दोस्तों, तो ये आपकी सभी पाठ्य वस्तु के अंतर्गत आएंगी। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं, बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं? तो बीजक जो है वो आपका कबीर जी का है। ठीक है दोस्तों, बीजक आपका कबीरदास जी का है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, तुलसीदास जी का जन्म हुआ था? तो दोस्तों तुलसीदास जी का जन्म 1554 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 27 को। अगले प्रश्न 27 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, बिहारी जी सर्वश्रेष्ठ कवि थे? तो दोस्तों बिहारी जी आपकी रीतिकाल के कवि थे। ओके फ्रेंड्स, रीतिकाल के, यहाँ पे आपका बा विकल्प एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का स्वर्गवास हुआ था? तो ये आपका 1937 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड। अब देखते हैं अगले प्रश्न 29 को, परिमल काव्य के रचयिता हैं? तो परिमल आपका यहाँ पे दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया है। दा विकल्प आपका करेक्ट है। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, पंचपात्र के लेखक हैं? तो यहाँ पे पंचपात्र के लेखक आपके पद्मलाल पन्नालाल बख्शी जी हैं। आपका आ विकल्प एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न 31 को, वीणा काव्य रचना के रचयिता हैं? तो वीणा काव्य रचना आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। ठीक है फ्रेंड, ये आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखी है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था? राम नरेश त्रिपाठी का जन्म आपका 1889 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को, काशी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी? ये आपकी बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की थी। आपका सा विकल्प करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी जीवन का संपादन किया था? तो दोस्तों हिंदी जीवन का संपादन हरिभाऊ उपाध्याय जी ने किया था। अब दोस्तों देखते हैं हमारे अगले प्रश्न 35 को, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचयिता थी? तो दोस्तों इसकी रचयिता आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं, काव्यों महाकाव्यों में सार गर्भित वाक्यों को कहते हैं? तो दोस्तों सार गर्भित वाक्य यानी जिनसे कोई सार हमें प्राप्त होता है उनको यहाँ पे सूक्ति कहा जाता है। ओके दोस्तों। अगले प्रश्न 37 को देखते हैं दोस्तों, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति किस काव्य की है? तो दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें उत्तर की, तो हमारा विकल्प दा एकदम करेक्ट है। ये सूक्ति हमारी यहाँ पे किंतार्जुनियम काव्य की है। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 38, विश्व साहित्य में इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है? तो दोस्तों अगर हम विश्व साहित्य में इतिहास में सबसे बड़े महाकाव्य की बात करें तो ये हमारा श्रीमद् भगवद गीता है। ये ही दोस्तों सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, सुगम शब्द का विलोम होता है? तो दोस्तों सुगम शब्द का आपका विलोम होता है दुर्गम। ओके दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं, रविंद्र शब्द में संधि यहाँ पे आपसे पूछी गई है, तो ये आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है दोस्तों, आपकी दीर्घ संधि यहाँ पे होगी। कैसे होगी? यहाँ आपका लिखा जाएगा रवि और फिर आपका होगा इंद्र। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका होगा इंद्र। ओके फ्रेंड। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन रहा है, यानी दीर्घ संधि यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद की रचना है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी है। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखते हैं, दुर्बल को न सताइए जाकी माटी होए उक्त पंक्ति के रचनाकार हैं? तो दोस्तों इसके आपके रचनाकार कबीरदास जी हैं। ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, दमक का तुकांत शब्द है? ये आपका है धमक। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, पुरस्कार कहानी के लेखक हैं? तो पुरस्कार कहानी आपकी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। अगले प्रश्न 45 की तरफ बढ़ते हैं, प्रत्युपकार शब्द में उपसर्गों की संख्या है? तो दोस्तों इस शब्द में आपको कितने उपसर्ग हैं ये आपको बताना है। दोस्तों यहाँ हमारे इस शब्द में 2 उपसर्ग हैं। देखिए दोस्तों, एक तो प्रति है, उसके बाद आपका उप है। ठीक है। अगले प्रश्न 46 को देखते हैं, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास है? तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? यहाँ दोस्तों ये आपका संदेशवाचक वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक संदेश दिया जा रहा है इसमें। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें? तो दोस्तों यहाँ पे उपयुक्त जो लिखा है ये वाला शुद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका बा ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मेघदूत रचना किसकी है? तो यहाँ आपकी बात की जाए मेघदूत रचना की, तो ये आपकी कालिदास जी के द्वारा लिखी गई थी। अब देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न 50 को,
सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो यहाँ दोस्तों आपकी इस प्रश्न में गुण संधि है, ठीक है, गुण संधि है यहाँ पे। अगले प्रश्न को देखते हैं, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? दोस्तों अव्ययी भाव समास का यहाँ पे उदाहरण आपका प्रत्येक है। ये शब्द यानी जिसमें एक अव्यय का प्रयोग किया जाए वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न 52 में आपसे पूछा जा रहा है, अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ये देखिए दोस्तों, प्रभु आपका इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, ये आपका प्रभु इस प्रकार लिखा जाता है, यहाँ पे यही शब्द आपका अशुद्ध था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। यहाँ आपको याद रखना है कि आशीर्वाद को किस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ आपका आंसर होगा विकल्प द सही होगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका आशीर्वाद इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।